नमस्कार दोस्तों, मेरे साथियों, स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सारे। आप सभी का साइंस एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज अपन बात करते हैं अपने इसी अम्ल क्षार टॉपिक के भाग नंबर दूसरे पर, जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे कि अम्ल क्षार जो हैं उनकी पीएच कितनी होती है, उनके हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग होते हैं, वो कौन से लवण बनाते हैं। लवणों को मैं पार्ट थर्ड में पढ़ा दूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। तो मैं इन्हीं के बारे में आपको बेसिक बातें बता दूं जो पूछते रहते हैं एग्ज़ामों में। तो आज अपन बात करते हैं सेकंड पार्ट की, जिसमें अपन ये सारी चीज़ें बताएंगे अपन, ठीक है ना, कि भाई वो कैसे कैसे अभिक्रिया करते हैं, कैसे कैसे अपना उत्पाद बनाते हैं, ठीक है ना। तो अपन इन्हीं में से वो सारे बेसिक्स क्वेश्चन लेंगे। तो मैं जैसे कुछ पहले इंपॉर्टेंट बिंदु बता देता हूँ, ठीक है, वे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जामों में पूछते रहते हैं। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे पहला पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, जो जितना भी देखो ध्यान से सुनिएगा, जितने भी अम्ल क्षार होते हैं उन सबके लिए कॉमन क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। अपन को बताना है कि उनका पीएच मान कैसा होता है। तो पहला है H प्रोपोर्शनल 1/pH। जितने ज़्यादा H प्लस दाता होंगे उसकी पीएच उतनी ही क्या होगी, कम होगी। हमेशा याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार संबंध के तौर पे पूछ लेते हैं। क्वेश्चन जैसे मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन कैसे आता है, देखो पीएच का H के साथ अम्ल रूप में संबंध है, क्या क्वेश्चन आया। तो इसी के बारे में बात करते हैं अपन, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में जैसे मैंने डाल दिया H प्रोपोर्शनल pH, H प्रोपोर्शनल 1/pH। ध्यान से सुनना, H का मान निश्चित नहीं, कि pH से कोई संबंध ही नहीं है, मतलब यहाँ पर अपन बोल सकते हैं इससे कोई संबंध नहीं है, या फिर अपन बोल सकते हैं चौथा आ गया सभी। अब ऐसा अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो अपन को सोचने के लिए एक बार मजबूर होना पड़ सकता है। समझ में आ रही है ना। तो इसमें अब समझ ही गए होंगे आप लोग, पीएच स्केल के ऊपर मैंने आपको समझाया ही था कि एक पीएच स्केल होती है जिसमें बीच का 7 पॉइंट होता है। इसके इधर जितना भी जाओगे वो सारे अम्ल हैं, इधर 6 फिर 5 फिर 4, है ना, काउंटिंग में देखो। तो उससे क्या होगा भाई, अपन को पता चल रहा है कि जितना देखो अब अम्ल हैं वो क्या होंगे, एच देंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, जितने ज़्यादा एच देंगे वो उतने ज़्यादा क्या होंगे, ध्यान से सुनना, पीएच कम होगी। मतलब यहाँ पर प्रबल अम्ल जितने ज़्यादा होंगे, प्रबलतम, उनकी पीएच उतनी क्या होगी, कम होगी। बात समझ में आ गई ना। तो प्रबलतम अम्ल हैं वो एच क्या करते हैं, ज़्यादा देते हैं। ज़्यादा देने के कारण उनकी पीएच हमेशा क्या होती है, कम होती है। ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, है ना। समझ में आ गई बात, ठीक है। अभी अपन बात करते हैं दूसरा पॉइंट, दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया कि अम्ल मतलब एसिड प्लस क्षार प्लस इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं बेस, अगर मिलते हैं तो क्या होगा। अब देखो ध्यान से सुनो, मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन अगर अपन समझें, मैं क्लास में बहुत बार ट्रिक बताता रहता हूँ इसकी, और उन बच्चों को भी समझ में आ गया जिन्होंने कभी भी अपनी लाइफ में पहले कभी रासायनिक अभिक्रियाएं नहीं पढ़ी हो, ठीक है ना। तो अपन को इस चीज़ पे ध्यान देना है। तो देखो क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैं अम्ल जानता हूँ, एक ही है सबसे कॉमन HCl, सबसे बेस NaOH, सबसे ज़्यादा इन दोनों का, इसकी सबसे कम pH, सबसे ज़्यादा pH। ये अम्ल है, ये क्षार है। अब इसका ये पहला भाग है, ये दूसरा भाग है, ये इसका तीसरा भाग है, मतलब ये इसका पहला भाग बोल देता हूँ और ये इसका दूसरा भाग। पहला भाग जो होता है वो प्लस और दूसरा माइनस, पहला प्लस और दूसरा माइनस। ये ट्रिक्स है मेरी खुद की बनाई हुई है। तो देखो ध्यान से सुनना, रटना नहीं अपन को। पहला नाम जो होता है वो धातु का होता है हमेशा, समझ में आ रही है, और दूसरा है वो अधातु मतलब नॉन मेटल का होता है। तो अगर मैं इधर के प्लस को इधर के माइनस से जोड़ दूंगा तो क्या बनेगा, H प्लस और OH माइनस, तो बन जाएगा H2O। क्या बन जाएगा, ध्यान से सुनना, H2O, ठीक है ना। इधर के और इधर के इन दोनों को जोड़ दूंगा तो क्या बन जाएगा, NaCl। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ NaCl प्लस H2O। दोनों बातें अपनी क्या है कि क्लियर हो जाएंगी। इनको क्या बोलते हैं, ये एक प्रकार का लवण है, लवण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉल्ट। तो ये क्या हो गया एक प्रकार का, और ये क्या है, जल।
समझ में ही ना। लेकिन देखो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ मैं आप लोगों को, समझने वाली बात है। इसका पीएच होता है 7, कितना होता है 7, और इसका भी शुद्ध जल का पीएच भी कितना होता है शुद्ध रूप में, जब मैं बात करूँ तो पीएच इसका होता है 7। और अभी मैंने बताया था 7 जो पीएच होता है वो कैसा होता है, हमेशा उदासीन। तो उदासीन होने के कारण इस अभिक्रिया को, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। बात समझ में ही ना। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, इसके सभी उत्पाद कैसे होते हैं, उदासीन होते हैं। उदासीन मतलब जिसकी पीएच कितनी होती है 7 होती है, जैसे जल और सॉल्ट, ठीक है ना। सुनना ध्यान से। तो इस चीज़ में एक बात ध्यान रखना, उदासीनीकरण अभिक्रिया किससे संपन्न होती है, तो अम्ल और क्षार मिलकर कौन सी अभिक्रिया संपन्न कराते हैं, उदासीनीकरण। बहुत बार एग्जामों में क्वेश्चन आता है। एक बड़ी एग्जाम में एक क्वेश्चन और आया हुआ है उदासीनीकरण अभिक्रिया के लिए। मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, ध्यान से सुनना, उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, कैसी होती है बताना है आपको, है ना। जैसे मैंने ऑप्शन लिख दिया ए, बी, सी और डी। उष्माक्षेपी, एक्सोथर्म, बोल दिया इसको मैंने, उष्मा शोषी, एंडोथर्म। बोथ का मतलब है दोनों, या बोल देता हूँ मैं नन का मतलब है कोई नहीं। समझ में आ रही है ना, ये दिख रहा है नीचे का साफ, है ना। तो बात समझ में ही ना। ये 4 जो ऑप्शन है इन्हीं में से बताना है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया कैसी प्रकार की अभिक्रिया है। अब सोच के बताओ भाई कैसी हो सकती है। अब तुम क्या बताओगे, सर देखो इनको देख के लग रहा है कि ये अभिक्रिया है ना जी, ना तो उदासीन में ना तो उसमें क्षेपी है, मतलब ना तो इसमें ऊर्जा निकलती है ना ही बनती है। समझ में आ गई ना बात। तो ऐसा जब क्वेश्चन आए तो आपको सोचना है थोड़ा सा कि H+ और OH- जो प्रोसेस होता है ये रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर इसको अपने आप में एक्सोथर्मिक। तो ये कैसी अभिक्रिया हो जाएगी, एक्सोथर्मिक। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बार पूछते रहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, उदासीनी अभिक्रिया को संपन्न कौन कौन कराते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कौन से प्रकार की अभिक्रिया है। समझ में आ गया। अभी अपन इसके बारे में दोबारा से समझा देंगे साथ साथ में आपको, ठीक है ना। ओके, तो अभी अपन बात करते हैं तीसरे मुख्य पॉइंट के बारे में, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आता है बहुत बार, हाइड्रोनियम आयन क्या होता है। हाइड्रोनियम आयन कौन से प्रकार का आयन है, ठीक है ना। इसमें एक नाम छुपा हुआ दिख रहा है अपन को, हाइड्रो। क्या नाम छुपा हुआ दिख रहा है, हाइड्रो। तो देखो अगर मैं इसी तरीके से, इसी बात को अगर मैं दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट कर दूं कि ये कौन सी आयनिक अवस्था को दर्शाता है, धनात्मक, ऋणात्मक या उदासीन, या इनमें से कोई नहीं, तो ऐसा भी क्वेश्चन बनता है। तो देखो H+ आयन, जब कोई अम्ल जल में विलयन में छोड़ता है H+ आयन, और वो अगर जल से जुड़ जाए तो बन जाएगा H3O पॉजिटिव, और ये H3O पॉजिटिव कहलाता है हाइड्रोनियम आयन। क्या कहलाता है, हाइड्रोनियम आयन। मतलब जल में जब H+ आयन की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो वो विलयन जो है वो क्या कहलाएगा, एक प्रकार से हाइड्रोनियम आयन युक्त विलयन कहलाएगा। समझ में आ गई ना। अब देखो इसी में मैं आगे बता देता हूँ, समझना अपन को, पॉइंट टू पॉइंट, है ना। देखो चौथा पॉइंट, अम्ल जो होते हैं इनके जो ऑक्साइड्स बनते हैं, है ना, सॉरी मैं इसको ऐसे बोल दूं, अधातु के जो ऑक्साइड्स बनते हैं वो कैसे होते हैं, अम्लीय। और जो धातु के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, क्षारीय। तो याद रखना, ऐसे अधातु नॉन मेटल, ऐसे एसिडिक अम्लीय, ये ट्रिक याद रख लेना हमेशा। समझ में आ गई ना। इसी से ही अपन का कई बार क्या आता था क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। एक आता है धातु कार्बोनेटों के साथ, ये भी धातुओं में भी बताऊंगा लेकिन यहाँ पे भी बता देता हूँ कि धातु कार्बोनेट जो होते हैं, ध्यान से सुनना। 5वां बिंदु है, धातु के जब कार्बोनेट
धातुओं के कार्बोनेट जब किसी माध्यम में या किसी अम्ल में घुलकर उससे क्रिया करते हैं तो उत्पाद के रूप में क्या क्या बनाते हैं। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि यहाँ बनने वाला अतिरिक्त उत्पाद क्या होगा। धातु कार्बोनेट जब अम्ल से क्रिया करते हैं तो अतिरिक्त बनने वाला उत्पाद क्या होता है। जल होता है, लवण होता है, दोनों होते हैं, या CO2 होती है। तो देखो कार्बोनेट है मतलब CO3 माइनस नाम आएगा, है ना। CO3 है वो इसके अंदर घुसा हुआ है, तो अपन क्या बोल देंगे, इसमें लवण भी बनेंगे, इसके अंदर जल भी बनेगा और साथ में CO2 भी बनेगी। इम्पोर्टेंट है या नहीं है। अब तुम कहोगे सर ये कैसे बनेगा, जैसे मैंने बोल दिया CaCO3, तो ये तो हो गई धातु और ये इसका हो गया कार्बोनेट, ये एग्जाम्पल है। अब मान लो मैं इसी को किसी भी कॉमन विलियन में मतलब ये कह सकते हैं अपन कि इस माध्यम में कोई भी अगर अपन मान लो कि घटक काम में ले रहे हैं, ध्यान से सुनना, कोई भी घटक, ठीक है ना। तो मैंने जैसे मान लो बड़ा विलियन ले लिया, यहाँ पे H2SO4 अम्ल में क्या ले लिया, अम्ल के रूप में H2SO4। तो अब जब ये टूटेंगे तो क्या बनेगा, एक कॉमन लवण बनेगा। लवण का नाम क्या होगा, देखो ध्यान से सुनना, CaSO4 प्लस, अब इधर का तो Ca, इधर का SO4, कहा था ना, इधर का पहला भाग इधर के दूसरे से, इधर का पहला भाग इधर के दूसरे से। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, जल बनेगा, तो बन गया H2O। तो ये दोनों हाइड्रोजन खर्च हो गई, यहाँ पर क्या निकल गया, एक जल निकल गया। अब क्या बचा यहाँ पर, रिमेनिंग रह गई 2 ऑक्सीजन कार्बन के साथ। तो ये अपने आप में धातु कार्बोनेट हो गए। तो धातु कार्बोनेट में अतिरिक्त उत्पाद क्या होता है, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट क्या होता है, CO2 होता है, ठीक है ना, ये याद रख लेना। ओके, समझ में आ गई बात। तो अभी अपन ये 3 पॉइंट समझ में आ गए जो अपन ने पीछे पढ़े थे, 3-4 पॉइंट। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो भी बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है कि क्लोरिक क्षार अभिक्रिया क्या होती है। इंग्लिश में बोलते हैं क्लोर एल्केलाई रिएक्शन। क्लोर एल्केलाई, क्लोर का मतलब समझो, उसमें क्या होगा, क्लोरीन होगा क्षार के साथ में। किसके साथ में, तो क्लोरीन और क्षार जब उत्पाद के रूप में प्राप्त हो, ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, क्लोर एल्केलाई कहलाती है। बात समझ में आ गई ना। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना कि उत्पाद के रूप में जिसमें क्लोरीन और कोई क्षार प्रेजेंट हो, कोई बेस प्रेजेंट हो, ऐसी केमिकल रिएक्शन या रिएक्शन को क्या बोलेंगे, क्लोर एल्केलाई बोलेंगे। ये बहुत बार एग्जामों में पूछी जाती है, कई बच्चे इसको गलत कर देते हैं। क्लोर एल्केलाई में कौन सी गैस उत्पाद होता है, कौन सा गैसीय उत्पाद होता है। तो ध्यान से सुनना, क्वेश्चन को कैसे भी पूछ सकते हैं। जैसे मैंने पूछ लिया उत्पाद क्या क्या होता है, उत्पाद, रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन, क्लोर क्षार अभिक्रिया में गैसीय उत्पाद कौन सा होता है, ऑप्शन A, B, C और D। जैसे मैंने बोल दिया H2Cl2 दोनों, या फिर ओनली Cl2। आंसर बताओ, ध्यान से सुनना। यहाँ पर Cl2 बोल देते हैं या ओनली Cl2। देखो ध्यान से सुनना, सिर्फ और सिर्फ Cl2 होगी। अब तुम कहोगे गुरु जी ये भी सही है और ये भी सही है, बात समझ में आ रही है ना। लेकिन यहाँ पर ओनली Cl2 का मतलब होता है, सॉरी मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ओनली Cl। तो अब आपको आंसर बताना है इसके अंदर ओनली Cl। अब ये क्या है, Cl है, तो ये आपको माइनस रूप में शो करेगा, तो इसको क्लोराइड आयन बोलेंगे। अब मैंने इसके ये चारों फॉर्म दे दिए, अब बताओ कौन सा बनेगा। तो देखो इसको अभी इसी चीज़ को अपन अगर मान लो सिस्टमेटिक पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना है ना, तो आंसर मिल जाएगा। ये अभिक्रिया लिखते हैं, जैसे मैंने लिख दिया Na, ध्यान से सुनना, हम हर एक छोटे से पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। NaCl प्लस, अब इसी की अभिक्रिया मुझे किससे करानी है, जल से, तो क्या हो गया H2O। क्या बनेगा, देखो ध्यान से सुनना, इधर का Na और एक OH, तो बनेगा NaOH। यहाँ पर मुझे 2 लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी क्या होगा, सामने भी यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, मुझे 2 लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि जितनी भी क्रियाशील गैसें होती हैं वो जोड़े में पाई जाती हैं स्वतंत्र अवस्था में। यह मैं जब आपको रासायनिक अभिक्रिया पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा ये बात।
तो यहाँ पर मैंने लिया तो क्या बन गया 2NaOH प्लस साथ में क्या बन गया, ध्यान से सुनिएगा, हर एक छोटा सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पर ये 2 थे, 2 काम आ गए। OH, अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, H तो हो गए 4 और O कितने हो गए 2। तो यहाँ पर 2 काम ये आ गए, यहाँ पर ये 2 काम आ गए, तो ये दोनों खर्च हो गए। यहाँ पर H कितने रह गए, 2 शेष रह गए, तो मैं लिख दिया H2। अब कौन रह गए, 2 Cl2। तो ये भी उत्पाद और ये भी उत्पाद, तो अपन क्या बोलेंगे इसके अंदर, उत्पाद बनेंगे ये दोनों। यहाँ पर कोई भी डाल दो तीसरा ऑप्शन, जैसे नन बोल दिया, इनमें से कोई नहीं लिख दो ऑप्शन में, समझ में आ रही है ना। तो क्वेश्चन के ऊपर जाना है कि ये H2 यहाँ पर ये गैस रूप में है, ये भी गैस रूप में है, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों बनेंगे, लेकिन क्लोर एल्कलाइन में इस क्षार के साथ में किसका जिक्र किया जाता है। अब तुम कहोगे सर हाइड्रोजन के साथ क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि हर धातु जो होती है ना, धातु वो अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस देती है, हाइड्रोजन गैस देती है, हमेशा याद रखना। तो इसका जिक्र अपन करेंगे नहीं, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट क्या निकल रहा था बताओ, समझ में आ गई बात। क्लोरीन गैस के लिए तो ये क्लोर एल्कलाई अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गई बात। ओके, तो अभी अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। इसी अम्ल क्षार के अंदर कुछ मुख्य अम्ल जो किन किन चीज़ों में पाए जाते हैं, इनका एक क्वेश्चन एनटीपीसी वगैरह में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है ना। तो अभी अपन बात करेंगे, मैं इसको टेबल रूप में लिख के आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ, क्योंकि इससे टाइम खराब नहीं होगा। ओके दोस्तों, तो दोस्तों ये वो क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस एग्जामों में अधिकतर पूछे जा चुके हैं। अपन बात करेंगे एक एक बिंदु के बारे में भी, कौन से में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है ना। तो अपन को ये चीज़ें समझनी है कि ये कैसे कैसे, इन्हीं में से बहुत सारे क्वेश्चन निकल सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो जैसे क्वेश्चन आ गया कि गेहूं में कौन सा अम्ल होता है, तो आंसर आ गया गेहूं के अंदर, नाम याद कर लेना, गैस है गेहूँ, गैस है ग्लूटामिक अम्ल, नाम याद नहीं रहे पहले पहले दोनों में ट्रिक बना लेना। दूसरा जैसे नाम आ गया विस्फोटक पदार्थों में कौन कौन सा अम्ल काम में लेते हैं, तो अपन बोल देंगे HNO3 और H2SO4, दोनों एक साथ काम आते हैं, तो ये दोनों विस्फोटक पदार्थों में काम आने वाले। मुख्य अम्ल पूछे तो कौन सा हो जाएगा, नाइट्रोजन युक्त जिक्र करना है, जिसमें अमोनिया वाला ऐसा काम में लेते हैं ना। फिर जंग हटाने में, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, ये SSC के अंदर भी रिपीट हो चुके हैं क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें कन्फ्यूजन हो जाते हो आप लोग। तो मैं एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ, सैफोर स्याही, सैफोर सिट्रिक अम्ल, है ना। देखो जहाँ जहाँ तुम कंफ्यूज होगे वहाँ वहाँ मैं ट्रिक बता दूंगा। तो स्याही को कपड़ों से दाग के रूप में जो होता है उसको हटाने के लिए काम में लिया था वो सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल किस में होता है, अपन बोल सकते हैं नींबू में होता है, अपन बोल सकते हैं कि खट्टे फलों में भी होता है, बात समझ में आई ना। तो इस तरीके से डिपेंड करता है कि अपन उसको कैसे काम में ले रहे हैं। पालक में क्या होता है, ऑक्जेलिक अम्ल होता है, ऑक्जेलिक अम्ल। इसके अलावा और बात करो तो अपन टमाटर वगैरह में भी हो सकता है नहीं हो सकता। तो ये वो क्वेश्चन है जिनका अपन जिक्र कर रहे हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन ये तैयार हो गया। उसके बाद में सरसों के तेल में क्या होता है, स्टेरिक अम्ल होता है। स्टेरिक अम्ल इसके अलावा एक और किस में होता है, सरसों के अलावा। तो देखो सैफोर सरसों के तेल में स्टेरिक अम्ल, नीचे एक नाम और आ गया फैट। फैट का मतलब मोटे हो जाते हैं, है ना, अपनी भाषा में से ट्रिक बना देते हैं, सॉन्ड जैसे। तो सैफोर स्टेरिक अम्ल याद रख लोगे ना। तो मोटे के लिए क्या होगा, ये ऑप्शन याद रखना। उसके बाद में चाय में क्या होता है, तो चाय को पीने के लिए काम में लेते हैं रोटी, T4 टैनिक अम्ल, रटो मत, बहुत इजी वे में है। अंगूर होते हैं ग्रेप्स, खट्टे होते हैं क्योंकि उसमें टार्ट्रिक अम्ल होता है। कुछ किताबों में कहीं और नाम भी लिखा होता है, जैसे ग्लूटामिक नाम लिख देते हैं कुछ में, तो ये गलत है भाई। तो टार्ट्रिक अम्ल इसके अलावा और कहाँ किस में होता है, जैसे अपन बात करें इमली में भी टार्ट्रिक अम्ल होता है ना, टार्ट्रिक एसिड जिसको बोलते हैं। एक होता है ऑलिव ऑयल, जो बहुत ही ज़्यादा सबसे अच्छा तेल माना जाता है, काफ़ी बेहतरीन इसके रेस्पॉन्स होते हैं, ठीक है ना। बालों को झड़ने से बचाने में भी हेल्प करता है ये, शरीर को एंटीऑक्सीडेंट देने वाला तेल भी बोलते हैं इसको, है ना, बहुत शानदार तेल है इसको, ऑलिव ऑयल। इसके लिए याद रख लेना ओलिक एसिड याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद में सेब में कौन सा, एप्पल में कौन सा पाया जाता है, क्योंकि देखो एप्पल को अपन ने काटा, काटते ही वो क्या हो जाता है, अपन ने इसको काटा और काटते वो क्या हो गया, मेला। तो मेला हो गया तो क्या नाम निकला, मेलिक। इसकी जगह मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ या बैंगन, ब्रिंजल, बैंगन को काटेंगे तो वो भी क्या हो जाता है, मेला। तो मेला हो गया तो उसमें भी कौन सा एसिड हो गया, मेलिक एसिड। समझ में आ रही है ना, क्योंकि इन दोनों में क्या होता है, लोहा आयरन ज़्यादा होता है, Fe ज़्यादा होने के कारण वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीकृत हो जाएगा और जंग जैसा रूप ले लेगा। अगला बात अपन करते हैं चिंटी के डंक में, बीटल डंक में, इनमें सब में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है।
जानते हो ना फॉर्मिक एसिड। अगर आप चाहो तो मैं इन सब के फॉर्मूला भी बता सकता हूँ, आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है ना। देखो भाई, एक छोटी सी मैं बात बताना चाहूँगा आपको ये टॉपिक कंप्लीट करने से पहले, कि हम गांव में बना रहे हैं वीडियो लॉकडाउन के अंदर। हमारे पास जितने संसाधन उपलब्ध हैं हम उसी से ही काम कर रहे हैं। हमारे पास ड्रेस भी 1-2 जोड़ी थी हम जो घर से लेके आए थे। हमारे पास पेनों में मार्कर्स में स्याही ख़त्म हो रही है, लेकिन हम फिर भी एडजस्ट कर रहे हैं। बाहर निकलना अलाउ नहीं है, ठीक है, क्योंकि मोदी जी अपन सबके लिए ही भला सोच रहे हैं। तो हम जैसे भी हमारे पास संसाधन है, जैसे भी हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं, फैमिली वाले सपोर्ट कर रहे हैं, उस हिसाब से गांव के एरिया में कि ये मानो बहुत ज़्यादा 20% चांसेस होते हैं वीडियोस बनाने में। ये जो कोई यूट्यूबर है तुम्हारे आसपास, उससे पता करो एक बार। तो हमारे पास जितने संसाधन हैं उन संसाधनों में हम आपको मेट्रो उपलब्ध करा रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं लगता, जैसे ही बातें सुनने में आ रही हैं कि भाई कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो जुलाई तक शायद ही खुल पाए, जुलाई अगस्त तक। तो ऐसा अनुमान है भाई, मैं नहीं कह रहा, देखो लग रहा है इस स्थिति में, क्योंकि ये हमारे गाँव की ओर बढ़ रहा है। तो सुरक्षित रहें, घरों से बाहर नहीं निकलें, हर चीज़ को धोकर काम में लें, ठीक है। मास्क का सबसे ज़्यादा उपयोग करें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है, हम आप लोगों के लिए बना रहे हैं। इसमें अभी आप हम पे मत कैलकुलेट कीजिएगा कि यार तुम्हारा देखो चेहरा कैसा हो रहा है, दाढ़ी वाड़ी बड़ी है, या कपड़े वपड़े नहीं है क्या तुम्हारे पास, अच्छा बोर्ड नहीं है क्या, ये सब है भाई साहब। लेकिन ये जहाँ अपन जॉब एरिया में आते हैं ना, जहाँ पर हम काम करते हैं, वहाँ मिलती हैं। ये हम लोगों ने हमारे पुराने बोर्ड को निकाल के उसको सेट करके, टूट फूटती है उसको सही करके, आपको पता है 5 साल बाद में बोर्ड कैसा रहता है, तो हम आप लोगों को मेट्रो उपलब्ध करा रहे हैं, ठीक है ना। तो हम जैसे भी उपलब्ध करा रहे हैं, आप लोग प्लीज़ इसको एक्सेप्ट कीजिएगा। ये कुछ कमेंट किया था हमें जिस सज्जनों ने, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। हम भाई देखो गाँव के आदमी हैं, तो हमारे पास जितना संसाधन है उस हिसाब से काम कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन मुझे मेरे सब्सक्राइबर हैं वो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, तो वही बुरा ना माने, ठीक है ना। तो हम आप लोगों को इसी तरीके से बेहतरीन बेसिक्स टॉपिक्स लेके आएंगे, हर चीज़ को क्लियर करेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को, कि जैसे फॉर्मिक एसिड इसका जनरली क्वेश्चन आ जाता है भाई, कहीं से भी पूछ सकते हैं सूत्र क्या होता है, तो ये इसका सूत्र होता है COH, जो कार्बोक्सिलिक जो समूह होता है ना, उसके आगे H और जोड़ दो, ये बन गया ना, नया नाम तैयार हो गया फॉर्मिक एसिड का। समझ में आ रही है ना। तो इस तरीके से जितना अपन ट्रिक चाहें उतना अपन बना सकते हैं, समझ में ही दोस्तों। तो ये था इसका तीसरा भाग। लेकिन मैं एक छोटी सी खुशखबरी और बता देना चाहता हूँ आप लोगों को, कि जो हमारा जो रैपिड जो टेस्ट हुआ था, उसके अंदर पहला जो टॉपर जो स्टूडेंट रहा था हमारा, उसका नाम है भाई मधु। दूसरा जो टॉपर रहा है उसका नाम है सोनू चौधरी। भाई मेरे पास जितना डेटा है यूट्यूब के थ्रू उतना ही बता रहा हूँ, है ना। उसके बाद में 3rd नंबर पे है शिव मीणा, चौथे पे है रीमा जी, और 5वें पे है राजपाल। तो इन 5 को बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से। आप कोशिश करते रहो, आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है ना। हो सकता है कि आप कुछ क्वेश्चन में रिप्लाई करने में आपको टाइम लगे हो, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई मैं भी बता दूँ, हम भी घर के बाहर कहीं विंडो के आसपास बैठ के ही वीडियो बना रहे होते हैं ऑनलाइन के टाइम में। अभी जो वीडियो बनाएंगे उसी के अंदर भी हमें घर के बाहर खड़ा रह के बनाना पड़ता है। तो आप लोग सपोर्ट करें, आप लोग बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट ढूंढ के लेके आ रहे हैं। हम दोस्तों से कांटेक्ट करके आप लोगों के लिए पुराने पेपर्स जो हमारे जो लोग कनेक्टेड हैं उनसे हम लेकर उनके आधार पे क्वेश्चन बना के आपके लिए लेके आ रहे हैं। वरना हम डेली टेस्ट ले सकते हैं नहीं, लेकिन हम खुद क्वेश्चन बनाते हैं उनके आधार पे जो एग्ज़ामों में आए हुए हैं। हमें इन चीज़ों से नहीं मतलब है कि हम कौन है क्या है, हम आज भी वही हैं जो कल थे, ठीक है ना। तो आप लोगों के लिए नहीं बदलेंगे। धन्यवाद।